पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, राज्य व्यवस्था देखते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो फॉर्मेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का वो क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन और जो प्रशासनिक संरचना है वो किस हिसाब से है, वो किस हिसाब से करी गई है, वो हम पहले समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि 24 जनवरी 1950 को यूपी वाज रीनेम्ड एज यूपी, क्या बात कर रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस वाज नेम्ड एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन हम यूपी डे या फिर यूपी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। तो किसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश रीनेम किया गया था। ठीक है, फर्स्ट नंबर 1956 उत्तर प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया था। इफ यू कैन रिकॉल, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, जहां पर बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज को क्रिएट किया गया था। फदर अली कमीशन आया था, जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं 1953 में। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे उसका रिकमेंडेशन था कि बिल्कुल हाँ, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किया जा सकता है, बट इट टोटली रिजेक्टेड द वन लैंग्वेज वन स्टेट का थ्योरी। डन। सो 14 states and 6 UTs were created and UP was one of them. 9th number 2000 उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग हो जाता है फ्रॉम यूपी। एंड यूपी का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि 18 डिवीजन और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, 18 डिवीजन और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो नई डिस्ट्रिक्ट बनने वाली है उसका नाम बताएंगे कमेंट में। हिस्टोरिकल रीऑर्गेनाइजेशन का पूरा टाइमलाइन आप समझिए। यूपी रीजन वाज ग्रेजुअली एक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी लेट 18th टू मिड 19th सेंचुरी। लेट 18th मतलब वही याद करो, बैटल ऑफ बक्सर 1764, तो ये वही है, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। याद है इलाहाबाद के गवर्नर, सॉरी इलाहाबाद के उस टाइम पे नवाब कौन थे, कमेंट करके बताइए। जब बैटल ऑफ बक्सर में जिन्होंने हिस्सा लिया था तो एक तो मीर कासिम था, ठीक है, और एक शाह आलम II थे और शुजाउद्दौला थे। तो शुजाउद्दौला उस टाइम पे नवाब थे। ठीक है, देन वी नो कि वो कौन सा ईयर था, वो कौन सा ईयर था जिस साल मिस गवर्नेंस के चलते अवध को कैप्चर कर लिया गया था फ्रॉम नवाब, क्या नाम था उनका, वाजिद अली शाह, कब 1856 में। तो वही है कि लेट 18th से मिड जो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, यहाँ पे पूरी तरीके से यूपी रीजन में दबदबा हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, 1833 एक्ट वाज पास टू रिकॉन्स्टिट्यूट अ न्यू प्रेसिडेंसी प्रोविंस विद आगरा एज कैपिटल। तो 1833 में आगरा को राजधानी बनाकर एक नई प्रेसिडेंसी प्रांत गठित करने का अधिनियम पारित हुआ था। देन 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल रीजन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासित क्षेत्रों को मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, देन 1856 1856 अवध वाज एनेक्स्ड एंड मर्ज्ड रीनेम्ड एज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध कैपिटल मेंशन्ड एज इलाहाबाद। अवध का विलय और विलयन हो गया, नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध किया गया, इलाहाबाद को राजधानी बताया गया। तो ये वही ईयर है जहां पे अवध, जिसको लफ्ज़ी बोली जाता है कि लाइक चेरी जो कि ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने वाली, फाइनली गिर जाती है मिस गवर्नेंस के चलते, अवध पे कैप्चर हो जाता है। अवध ने कमेंट करके बताइए सब्सिडियरी अलायंस जो था, इसको वेलेस्ली लेके आया था। ठीक है, वैसे तो डुप्ले का ब्रेन चाइल्ड था, बट वेलेस्ली लेके आया था। वो कब आया था, स्क्रीन पर आकर पढ़ाइए। अच्छी है, अभी आ रहे हैं, वहीं पर बैठिए। फिर तो परमार सर, अच्छा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, अच्छा जरा बताएंगे क्या मिसिंग है आवाज, RTHR जो भी आपका है, पॉलिटी में बताइए, मैं नोट करता हूँ, फिर उसको मैं चेक करके देखता हूँ। जल्दी से बताइए पॉलिटी का और फिर इकोनॉमिक्स का, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, बताइए जल्दी बताइए पॉलिटी का क्या मिसिंग आपको लगा और देन इकोनॉमिक्स का। 1902 रीऑर्गेनाइज एज यूपी ऑफ आगरा एंड अवध, यानी आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में बनाकर गठित किया गया 1902 में। 1920-21 कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ, राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी गई। एंड देन 1937 में 1 अप्रैल 1937 को रीनेम किया गया एज यूनाइटेड प्रोविंस, नाम बदलकर संयुक्त प्रांत किया गया। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। तो पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है, पूरी क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, ये आपको समझना है। ठीक है, सर के पास कैमरा नहीं बिल्कुल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना 3 अंग है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। ओके, ध्यान रखा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है यूपी का, 3 ऑर्गन्स इसमें, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल और जुडिशरी है न्यायपालिका। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो पहले पता। जो फोर्थ पिलर जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी का, वो तो खैर पिलर आजकल उतना मजबूत है नहीं। 1920 अशोक आंदोलन भी हुआ, मतलब अभी वो जो थे भाई सब वो कहाँ गए, जो लिख रहे थे कहाँ गए, आभाष, क्या नाम था, आभाष, RTHR। टॉपिक बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए ताकि मैं नोट कर लूँ फिर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो। एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तर प्रदेश पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, तो अगर आपको याद एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, तो जैसे यूनियन जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, अटॉर्नी जनरल आता है, यही लोग आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, यही लोग आते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जैसे वाइस गवर्नर कोई होता ही नहीं है, PM जैसे CM होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंपल, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुए, राज्यपाल कर लो। ठीक, राज्यपाल। पॉलिटी में क्या, पॉलिटी में पब्लिक पॉलिसी एंड ऑफिशियल इशूज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड ऑफिशियल इशूज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जो ऑफिशियल इशूज की आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिसी करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स में हम करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में बताइए जल्दी से। अच्छा, शुक्रिया, फुट चले जाओगे। चलो, देन अभी आते हैं गवर्नर ऑफ, गवर्नर खैर बाद में देखेंगे, गवर्नर और CM पहले। गवर्नर को लेके आर्टिकल्स देखते हैं कि गवर्नर होता कौन है। तो गवर्नर राज्य का, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, या नॉमिनल हेड होता है, या टाइटलर हेड भी बोलते हैं। नॉमिनल हेड को ही टाइटलर हेड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राज्य का संवैधानिक या फिर नाम मात्र का प्रमुख होता है कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में गवर्नर यानी राज्यपाल की शक्तियां और कार्य दिए हुए हैं, पावर्स और फंक्शंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 153 से लेकर 162 के बीच में आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 किसकी बात करता है, गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ये आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और ये बताना चाहिए 1 पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2+ स्टेट्स, यानी जो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल और उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी किस हिसाब से डिसाइड होगी, तो वैसे तो सैलरी डिसाइड करता है पार्लियामेंट, लेकिन सैलरी शेयर किस बेसिस पे होगी। अगर कोई गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर के तौर पर कर रहा है तो वो डिसाइड करने का काम देश के राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट का, की सैलरी डिवाइड किस बेसिस पे होगी। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। जिस तरीके से हम आर्टिकल नंबर, अगर आपको याद हो, 53 में पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति का मतलब यह है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा, केंद्र का। राज्य सरकार का उसी तरीके से जितना भी काम होता है वो राज्यपाल के नाम पे किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो पावर स्टेट की वो गवर्नर पे पूरी वेस्टेड होती है। ओके, देन आर्टिकल नंबर 155 पे आते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और टेन्योर की बात करेंगे, कार्यकाल, तो वही 5 साल का होता है जनरली, बट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है, वैसे तो अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे मुझसे तो आपको पता होगा कि ये जो टर्म है या फ्रेज है लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वहां मेंशन है जहां पर इस पर्टिकुलर ऑफिस का रिमूवल प्रोसीजर मेंशन नहीं है। जैसे कि गवर्नर का कोई रिमूवल प्रोसीजर हमारे देश के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से बिल आएगा, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए है ना कि लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक आएगा, काइंड ऑफ रेजोल्यूशन आएगा, बिल एक रेजोल्यूशन आएगा, देन वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं 1/4 मेंबर, देन स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों से पास होगा। इस तरीके से प्रोसीजर होता है। गवर्नर का ऐसा कुछ नहीं होता है, जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है, कमेंट करके जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किसके उस पे काम करता है। तो भाई पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो भी एक मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है और वो उसके एडवाइस से बाइंडेड होता है। ये भी हमें पता है पॉलिटी में। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने प्रेसिडेंट पे इनकी एडवाइस को बाइंडिंग बनाया था, तो ये था अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसने बाइंडिंग किया था एडवाइस को। डन। तो एक बात तो लौटा सकता है जो 44th अमेंडमेंट ने बोला था, लेकिन जो रिकंसिडर एडवाइस होगी वो तो फिर माननी पड़ेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब सरकारें बदलती हैं केंद्र में तो राज्य के जो राज्यपाल है वो भी सब बदल जाते हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब के अपने मतलब के अपने जो करीबी होते हैं उनको राज्यपाल बनाती है। ये कभी भी रिजाइन कर सकता है राष्ट्रपति को लेटर लिख के, ठीक है, कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम। तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट प्लेजर तक सर्व करता है और प्रेसिडेंट। अब जैसे कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पीएम है, ये लोग भी अगर आप देखोगे तो शैल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 में ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ओके। तो मेन बात क्या है, मेन बात ये सॉरी 75 क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोअर हाउस, दैट इज आपका जो लोकसभा रिस्पांसिबल होते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही सर्व करेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन जब मनाएगा तब हटा देगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब मनाएगा तब हटा देगा, लेकिन प्रेसिडेंट को जब मनाएगा तब हटा सकता है। इनको किसी नहीं हटा सकता है क्योंकि जब तक इनकी मेजॉरिटी है, बहुमत है लोकसभा में, तब तक इनका कोई बात भी बांका नहीं कर सकता है। फर्स्ट वुमेन जो गवर्नर थी यूपी की वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल यही थी। कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, शी हेडेड द ऑफिसर दी विद सेशन ऑफ द कांग्रेस, तो इट वाज 1925 का कानपुर का सेशन, कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था। इससे जो पहले हुआ था 1924 बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, इट वाज दैट वाज द ओनली सेशन प्रेसिडेंट बाय द गांधी जी। तो आनंदीबेन पटेल जी अभी करंट में महिला राज्यपाल हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी जो 29 जुलाई 2019 से यहाँ पे गवर्नर बनी हुई है। ओके, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो सिटीजन भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उम्र 35 साल तो न्यूनतम होनी ही चाहिए या फिर उससे ऊपर, ठीक है, तो मिनिमम एज है। किसी भी संसद या फिर किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भारत नागरिक होने चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक किसी को डाउट, चलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम की फंक्शंस ऑफ द गवर्नर देख रहे हैं, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ये अपॉइंट करता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, तभी मैंने बताया सारा जो राज्य सरकार का जितना भी कार्रवाई करी जाएगी राज्यपाल के नाम पे करी जाती है। ये आर्टिकल नंबर जैसे 53 हमें प्रेसिडेंट के बारे में सेम चीज बताता है, आर्टिकल नंबर 77 अगर आपको याद हो तो ये बोलता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस, यानी कि जो भी धंधा एक तरीके से हाउस पे चलेगा वो किसके नाम पे चलेगा, वो चलेगा राष्ट्रपति के नाम पे। तो मैंने आपको क्या बता के रखा है, सिर्फ क्या करना है 89 ऐड करना है, हाँ करना है, करो, कितना होगा, ठीक, कितना होगा, आर्टिकल नंबर 166, ओके। तो आर्टिकल नंबर 166 में चेक करने जाओगे यही लाइन मिलेगी। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड आर्टिकल 154 में, ठीक, ऐसा ही 53 में प्रेसिडेंट के बारे में जैसे 7 और ये इसी की तरीके सिमिलर चीज जैसे 53 में लिखी हुई प्रेसिडेंट के लिए, वैसे 77 में इसके लिए लिखी हुई है प्रेसिडेंट के लिए ही कि भाई कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो धंधा होगा केंद्र सरकार का उसके नाम पे होगा, ठीक। उसी तरीके से 89 ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पार्ट 5 के आर्टिकल्स पढ़ते हैं पार्लियामेंट के और पार्ट 6 में जाना है तो कुछ नहीं, सिर्फ 89 ऐड करना है, तो बस वहां पे आप आ जाओगे सीधे। तो 166 में लिखा हुआ कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो सारा कुछ गवर्नमेंट के नेम पे एक्सप्रेस किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और चेयरमैन तेना अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव कौन करता है, स्टेट चीफ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको, चेयरमैन मेंबर्स जो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो भी, अगेन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सब होते हैं अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करता है राष्ट्रपति। ये अपने आप मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो वहां का राज्यपाल होता है वो अपने आप चांसलर बन जाता है यूनिवर्सिटीज का राज्यपाल, जैसे कि नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, जो भी देश का राष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का प्रधान सभापति बन जाएगा। उसी तरीके से जो राज्य का राज्यपाल बनेगा वो अपने आप से चांसलर बन जाएगा यूनिवर्सिटीज का, जो वहां का वाइस चांसलर होगा, जो कुलपति होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, एंड अर्लियर नॉमिनेटेड वन एंग्लो इंडियन मेंबर इन द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है, ठीक है। आई थिंक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में तुम लोगों को तो पता होगा ना, जैसे कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन आर्टिकल नंबर 79 में दिया हुआ है, तो 89 ऐड कर दो तो 9 18 18 15 16, तो आर्टिकल नंबर 168 में तुमको स्टेट लेजिस्लेचर कंपोजिशन मिलेगा, क्या, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। अब ओनली 6 स्टेट, सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां को हम बोल देते हैं कि वहां पर बाई कैमरल द्विसदनीय विधानमंडल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ये कौन कौन से हैं 6 राज्य, तो इनको हम याद करते हैं कबूतम से, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना। तो ये हमारे पास कितने हैं राज्य, 6 राज्य, उनमें से यूपी भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं हर राज्य में, भारत सिर्फ 6 राज्य में, और वहां पे ध्यान रखना हर राज्य में 1/6 मेंबर्स हैं, उनको नॉमिनेट गवर्नर द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ की लोअर हाउस होती है, विधानसभा होती है, जैसे लोकसभा होती है सेंट्रल में लोअर हाउस, राज्यसभा होती है अपर हाउस, एंड देन प्रेसिडेंट होता है जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। उसी तरीके से गवर्नर एक इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर, बिकॉज़ कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है, कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा बिना राज्यपाल की परमिशन के, इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट है। तो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था, लेकिन इसको 104th अमेंडमेंट जो हुआ था उसे खत्म कर दिया गया था। इसी तरीके से एक मेंबर को नॉमिनेट करता था गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको खत्म किया जा चुका है इसी अमेंडमेंट से। और जो SC ST का जो रिजर्वेशन है, जो आर्टिकल नंबर तुम 330 में देखोगे, 332 में देखोगे, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उनका रिजर्वेशन आगे बढ़ा दिया जा चुका है 10 साल के लिए। आर्टिकल जो अनुच्छेद नंबर 330 है ये बोलता है कि जो SC ST का रिजर्वेशन है कहां पे, लोकसभा में, और जो 332 है वो बताता है विधानसभा में जो रिजर्वेशन चलता है वो अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा 104th अमेंडमेंट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं, गवर्नर की विधायी शक्तियां क्या होती हैं। तो कार्यकारी शक्तियां तो देख ली कि इनकी अपॉइंटमेंट करता है, इन सबकी चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज पर, इन सबको नॉमिनेट करने का काम करता है। पहले नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कमिटी से एक को लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन खत्म हो चुका है।
ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या आते हैं? समन करना, प्रोरोग करना एंड कैन डिसॉल्व, यानी कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, समन करना, सत्रावसान करना, प्रोरोग करना और उसे भंग करना, ये पावर होती है किसकी? गवर्नर की। समन करता, प्रोरोग करता, डिसॉल्व करता है असेंबली को। लेकिन ध्यान रखना एडजर्न नहीं करता है। एडजर्न कौन करता है जरा बताओ हाउस को? क्यों? स्थगित कौन करता है? सत्रावसान अलग है, स्थगित अलग है। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करता है। जो पहला सत्र होता है आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 87 अनुच्छेद नंबर 87 है, जिसमें मोशन ऑफ थैंक्स दिया हुआ है। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति दोनों हाउस को कलेक्टिवली बुलाएगा साल के पहले सेशन में। साल का पहला सेशन होगा और जब पूरा इलेक्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन जैसे यूपी में अगले साल 2027 फरवरी मार्च, तो उसके बाद जो पहली सभा बनेगी, जो मतलब नई लोकसभा, जो नई विधानसभा आएगी, उसको एड्रेस करेगा कौन? गवर्नर। जैसे कि यहाँ करता है कौन? प्रेसिडेंट। तो क्या इसका आर्टिकल कैसे मिलेगा? 89 ऐड कर दो, 87 में 89 ऐड कर दो। तो 87 में 89 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 176। तो 176 में दिया हुआ है स्पेशल एड्रेस। गिव्स एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देता है, एसेंट देता है। अब एसेंट तो सहमति दे सकता है या विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि जो धन विधेयक है उसको वापस नहीं किया जा सकता है। जो मनी बिल है उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल नंबर 200 में अनुच्छेद नंबर 200 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, और एक बार बिल को रिजर्व कर लिया तो फिर गवर्नर का काम खत्म हो जाता है, वहां से फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है। फाइनेंशियल पावर ये है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन, धन विधेयक राज्यपाल की पूरी सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है सेंटर के केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही लाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे जो ये रिटर्न वाला बिल है जिसको बोलते हैं निरंकारी वीटो या अंग्रेजी में सस्पेंसिव वीटो, ये है आपका काइंड ऑफ या तो एसेंट दे देना या विथहोल्ड कर देना, रिटर्न होता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, विथहोल्ड कर लेना का काइंड ऑफ एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, रिजर्व एक उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से यहाँ काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की मर्जी से ही काम करेगा, वैसे राज्यपाल भी करता है। लेकिन राज्यपाल को कुछ डिस्क्रिशनरी यहाँ पे पावर्स मिली हुई है जहाँ पे वो बिना एडवाइस से काम कर सकता है, और उसमें से एक ये है जहाँ पे वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ऐसा प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल पावर में कि भाई मनी बिल को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, कौन सर्टिफाई करता है किसी बिल को? मनी बिल। और एडजर्न कौन करता है? हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जैसे विधानसभा में स्पीकर होता है, तो वो क्या करता है? एडजर्न करता है, सदन को स्थगित करता है। स्टेट बजट इज लेड बिफोर लेजिस्लेचर गवर्नर्स ने, जैसे कि आर्टिकल नंबर 112 में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बॉडी ऑफ पार्लियामेंट दी एनुअल, जो पूरा रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसको हम बजट बोल देते हैं, बजट शब्द कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है। अब हमें पता है कि 89 नहीं, अनुच्छेद नंबर 112 से 90 जोड़ना होता है। तो ये वाली जो चीज है ये किस अनुच्छेद में लिखी होगी? 202 में, क्योंकि हम 112 ऑनवर्ड से 90 जोड़ने लगते हैं, तो यहाँ 202 अनुच्छेद में आएगा कि स्टेट का बजट किसके नाम पर रखा जाएगा। जैसे केंद्र का बजट राष्ट्रपति के नाम पर रखा जाता है, वैसे ही राज्य का बजट राज्यपाल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। क्या एसडीजी लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, एसडीजी बेटा हो चुके हैं। ठीक है, एसडीजी आई थिंक एनवायरमेंट में तुमने करवाया होगा या तो उसमें करवाया। एसडीजी डन है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया डन है। लैंड रिफॉर्म्स इकोनॉमिक्स में जाकर देखना, 5 ईयर प्लान की वीडियो होगी या तो फिर आई थिंक 5 ईयर प्लान की होगी। ठीक है, आफ्टर ओके एक बार मैं आपको देख के बता दूं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन इन इंडिया। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आवाज? ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, ये 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई सब हो रखा है। आंसर देखो लेक्चर को, ये एलपीजी रिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो डिटेल में हो रखा है, वो 5 ईयर प्लान वाला वीडियो देखो। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक बार मैं थोड़ा सा देख लूंगा। एसडीजी भी हो रखा है, देखो जाके एसडीजी हो रखा है, पक्का हो रखा है, और ये चेंजेस ये सब भी हो रखा है। कैसा बोल रहे हैं? चलो ओके, तो अभी आते हैं जुडिशियल पावर्स पे, न्यायिक शक्तियों पे। कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 161 कैसे? अगेन आर्टिकल 72 है, 89 ऐड करो, कितना मिल जाएगा? आर्टिकल नंबर 161 पार्डन कर सकता है, यानी कि क्षमा कर सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है उनकी जो जुडिशियल पावर होती है बहुत हद तक सेम है, लेकिन बहुत हद तक है, एक्जैक्टली नहीं है। क्यों? दो मैटर्स में अलग है। कौन सा मैटर है? एक तो ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। ओके, गवर्नर जो राज्यपाल होता है वो कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, यानी कि वो मृत्युदंड को नहीं पार्डन कर सकता, क्षमा कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता? गवर्नर कैन नॉट यूज जुडिशियल पावर इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में नहीं यूज कर सकता है। अगर कोर्ट मार्शल हुआ है, यानी कि वो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए जो कोर्ट्स बनाई जाती हैं उनका कोर्ट मार्शल अगर चल रहा है किसी का, तो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के परामर्श से। गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, जो कि मैंने आपको बताया। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? डिस्क्रिशनरी पावर होती है भाई, एक तो बिल को रिजर्व कर लेना, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। केंद्र को रिकमेंड करना कि यहाँ का सब मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, जल्दी से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, यहाँ से कोई ठीक नहीं है। इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस नहीं है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तभी वो अपने उस पर काम करता है। इनफैक्ट जो राष्ट्रपति है वो भी केंद्र में जब किसी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं बनती तो अपने डिस्क्रिशनरी उस पर काम करता है। लेकिन ये चीज संविधान में लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों चीजें संविधान में लिखी हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास है। क्योंकि सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई एम रिफ्रेजिंग माय स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर तो है प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल है। ये मैंने बताया ना कि जब केंद्र में किसी की पार्टी मेजॉरिटी वाली ना बने तो वो अपॉइंट कर सकता है ऐसे को, क्योंकि अभी तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है नहीं, एडवाइस इसके लिए। लेकिन अगेन ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो संविधान में कहीं लिखा है ऐसा, लेकिन ये संविधान में लिखा हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन। गवर्नर कौन रही है? तो सरोजिनी नायडू पहली जो गवर्नर थी, यूपी की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। किसी चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में आज तक सिर्फ 2 ही महिला राज्यपाल हुई हैं, एक तो पहली वाली और एक अभी वाली। ठीक है, देन बीबी मलिक रहे हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। एचपी मोदी, देन के मुंशी जी, जो आपको याद हो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे। वीवी गिरी लेटर बिकेम जो चौथे राष्ट्रपति बनते हैं देश के। ठीक है, डॉक्टर बी आर राव, विश्वनाथ दास, बी.जी. रेड्डी, डॉक्टर बी.जी. रेड्डी, ठीक है, शशिकांत वर्मा, अकबर अली खान, ये सब लोग गवर्नर थे। डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी, ठीक है, जी.डी. तापसे, सी.पी. नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान आरिफ, बी सत्यनारायण रेड्डी, ठीक है, मोतीलाल वोरा, मोहम्मद सैफ कुरैशी, रमेश भंडारी, मोहम्मद सैफ कुरैशी। ठीक है, एक्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं। सूरज भान, देख रहे हैं, वी के शास्त्री, सब आपको नहीं याद करना, बस देख लेना कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कौन नहीं था इनमें से, कौन था इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल रहे। बाकी ये तो बिल्कुल भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। एलपीजी हो गया सर, बिल्कुल हाँ, एलपीजी हो गया। ओके, सो अभी कौन है? तो अभी आनंदीबेन पटेल जी जो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी गुजरात की, फिर इनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया कि आप राज्यपाल बनो। ठीक है, ये सब क्या करोगे आप उत्तर प्रदेश बन के चीफ मिनिस्टर। फिर भूपेश पटेल जी बने थे, जिनकी आपको पता है अहमदाबाद पे इनका डेथ हो गई थी। ठीक है, अभी कौन है? अब आते हैं चीफ मिनिस्टर पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश। हाँ, चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ कंट्री है, इसी तरीके से गवर्नर हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसी तरीके चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार के प्रमुख और राज्य मंत्रिपरिषद के नेता। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाती है।
ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा करी जाती है। एंड यूजुअली लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन मस्ट प्रूव द मेजॉरिटी। आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है कि आपके पास नंबर, आपके पास बहुमत है और आप सरकार चलाने के लिए काबिल है पूरी तरीके से। ठीक है, टेन्योर आर्टिकल नंबर 164 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे इसमें 89 ऐड करोगे तो आप आर्टिकल नंबर 164 में पहुंच जाओगे। तो जो 75 का कंटेंट है, दैट सिमिलर कंटेंट इज दैट ऑफ आर्टिकल नंबर 164। टेन्योर फिक्स नहीं होता है, बट मस्ट रिजाइन इफ यू लूज मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी बहुमत चली गई, चला गया तो रिजाइन करना पड़ेगा। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, वो थे मोहम्मद अहमद सैयद खान, इनको छतरी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, सैयद खान छतरी। एंड जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने वो गोविंद वल्लभ पंत थे, 26 जनवरी 1950, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी ये जो है, ठीक है, इसको अबॉलिश करने का इनको काफी बड़ा क्रेडिट जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी को। और इन्हीं के नाम पे आपको पता है कि जो रिहांद रिवर है उस पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो बनता है, वहां पे लेक बनता है जो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, वो इन्हीं के नाम पे, जो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और किस डिस्ट्रिक्ट में, जो बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपका क्यों सोनभद्र में। ठीक है, पहली महिला जो चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में भी दो ही, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में भी क्या मतलब राज्यपाल के अलावा चीफ मिनिस्टर भी दो ही वुमेन रही हैं। ठीक है, एक तो पहली जो महिला थी राज्यपाल मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक, एंड दूसरी कौन रही हैं आपको पता है, जो कि सबसे ज्यादा बार रही हैं, कौन? मायावती जी। ये जेपी कृपलानी की वाइफ थी, जैसे सुचेता कृपलानी, जो किसी भी इंडियन स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल भी यूपी की सरोजिनी नायडू, और चीफ मिनिस्टर भी यूपी की ही, कौन? आपकी सुचेता कृपलानी। ओके, मायावती जो है सबसे ज्यादा बार, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं, सबसे ज्यादा बार मायावती की अगर बात करेंगे 4 बार बनी है, 4 बार। ठीक है, जो बसपा सुप्रीमो क्या बोला जाता है इनको ना, 1995, 1997, 2002, एक ही साल रह पाएंगे, 2002 से 2003, और फिर 2007 में आखिरी बार, 2007 से पूरा टाइम सर्व किया तो 2012 तक 4 बार बनी है। लेकिन टाइम पीरियड की अगर बात करें, ठीक है, टाइम पीरियड में तो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इन्होंने सर्व किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इन्होंने सर्व किया है, क्योंकि 2017 से हैं। ठीक है, और 2027 आएगा, 10 साल हो जाएंगे पूरे इनको। अभी कितने साल हो गए? 9 साल। ठीक है, काफी लंबा टाइम पीरियड है अगर देखा जाए तो, है नहीं? 2017 से योगी आदित्यनाथ कैसे क्या है चीफ मिनिस्टर यूपी वालों, कैसे चीफ मिनिस्टर लगते हैं आपको? अच्छा स्टूडेंट्स प्यारे हो तो यूपीएससी का भी देख लो कुछ। अच्छा, ये 7 से ज़्यादा दिन के लिए टाइम पीरियड की बात करेंगे, ओके। प्रेसिडेंट रूल अगर बात करेंगे, ये सोचा फिर पीएम बन जाएंगे। आजकल काफ़ी वो भी थ्योरी चल रही है कि बीजेपी के अंदर ही, है ना, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कहीं ना कुछ साजिश, कुछ पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन ऐसा कि साजिश चल रही है। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि ये और फिर से बने, क्योंकि अगर इनकी पावर स्ट्रांग हो जाएगी काफ़ी, अगर फिर से बने और अगला मोदी जी के बाद पीएम पद का दावेदार यही हो सकते हैं, तो फिर इनको नहीं बनाते हैं ऐसा टाइप। तो जो भी हो, ठीक है, ओके। आई लव बुलडोजर, ओके, सब है बुलडोजर, ओके, सुनने में आ रहा, ओके। मुझे भी यही लग रहा है, रिकॉर्ड के साथ यही लगता रहेगा तुम लोगों का। चलो खैर, क्या है ब्लर भाई, क्या ब्लर है? उधर से ब्लर है, ब्लर है, क्या ब्लर है? चलो, तो प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करेंगे तो 10 बार लगा है। ठीक है, अगेन अगर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में 11 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट लगा था फरवरी 1968 में। देन दिस इज द लिस्ट ऑफ एंटायर चीफ मिनिस्टर। पहले थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है, एज यू ऑल नो 26 जनवरी से लेकर 26 दिसंबर 1954। देन दूसरे इंपॉर्टेंट है, पहले सबको पता था, दूसरे कौन है? संपूर्णानंद जी। तीसरे कौन है? चंद्रभानु गुप्ता जी है। ठीक है, चौथी चीफ मिनिस्टर आपसे पूछ सकता है, जैसे जो हमारी सरोजिनी नायडू है वो तो फर्स्ट ही थी, ठीक है, अगर देखा जाए, लेकिन ये 4th नंबर की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो सरोजिनी नायडू जी हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? क्यों जो सरोजिनी नायडू जी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय कोकिला। ओके, ऑलराइट, ठीक। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी 4th नंबर की चीफ मिनिस्टर थी। देन फिर से चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं, एंड देन चौधरी चरण सिंह, इनको फार्मर्स का लीडर बोलते हैं, लेटर बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं देश के, चौधरी चरण सिंह। फिर से चौधरी भानु गुप्ता बनते हैं, देख रहे हैं, तीसरी बार बने। मुलायम सिंह यादव भी 3 बार बने, लेकिन मायावती 4 बार बनी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ तो 2 ही बार बने, अगर भी बने तीसरी बार, लेकिन टेन्योर अगर देखेंगे तो सबसे लंबा इन्होंने सर्व किया। बाकी एक बात देख लीजिएगा, कमलपति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, देन नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बाद में जो अगेन पीएम बने, यही डर सता रहा हमेशा को कि यहीं से जाके पीएम, यूपी से ही पीएम पद की गद्दी निकलती है प्राइम मिनिस्टर की। क्यों? श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी है, ठीक है, 1989 में सबसे पहली बार बने थे। कल्याण सिंह बने, देन फिर मुलायम सिंह, देन मायावती, दलित वुमेन सीएम ऑफ इंडिया पहली, कल्याण सिंह, राम प्रकाश राजनाथ सिंह जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने, ठीक है, करंट में, देन फिर मायावती बनी, ठीक है, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती बनी, फिर अगला फिर तो मतलब ऐसा टाइप चला था मायावती, फिर मतलब बसपा सपा, बसपा सपा, फिर अभी 31st टाइम योगी आदित्यनाथ 2017 बने और तब से अभी है। ठीक है, लेट्स सी 2027 में क्या होगा, ये तो यूपी डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, हम तो बस सेवक हैं जनता के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद पे आते हैं।